हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं इंडिया और यूरोप के बीच में जो डील हुई है उसका आखिरकार इम्पैक्ट क्या है। हम समझेंगे बेसिकली ये जो डील हुई है जिसको हर कोई बोल रहा है मदर ऑफ ऑल डील्स, इसका मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपने सुन ही लिया होगा अब तक कि आज 27 जनवरी को इंडिया और यूरोप के बीच में, बेसिकली यूरोप में 27 कंट्रीज़ हैं, उन सब के ग्रुप को मिला के बनता है यूरोपियन यूनियन, जो कि है ईयू। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक ट्रेड डील हुई है जो कि है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है, दो देश आपस में मिलके कुछ ऐसी डील्स करते हैं जिससे एक दूसरे के व्यापार, बेसिकली बिजनेस में कम रिस्ट्रिक्शंस हो सकें और दोनों देशों का कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। अगर हम उस हिसाब से देखें कि फ़ायदा किसको क्या हुआ है, तो अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप के सामान जब इंडिया में आते थे तो उनको इंडिया जो था उनके ऊपर ड्यूटी लगाता था, राइट। तो उस ड्यूटी से उनको अब हर साल $4 बिलियन की बचत होगी। बेसिकली इंडिया ने क्या किया है, वो जो इम्पोर्ट ड्यूटी उनके सामानों पर लगती थी वो बेसिकली अब लगना कम हो गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि आप जानते होंगे कि जर्मन कार्स जैसे बाकी हो गई, ऑडी हो गई, आपकी बीएमडब्ल्यू हो गई, मर्सिडीज़ हो गई, ये सारी आपकी जो यूरोप में बनती हैं वो सब जब इंडिया में आती थी तो उनके ऊपर 100% से ज़्यादा उनके ऊपर टैरिफ लगता था। यानी मान लीजिए अगर कोई कार 20 लाख की है यूरोप में, तो जब इंडिया में वो आती थी तो 40 लाख की हो जाती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सबको पता ही होगा, क्लासिक एग्जाम्पल है फॉर्च्यूनर का। फॉर्च्यूनर टोयोटा बनाती है जो कि एक जापानीज़ ब्रांड है। और जब टोयोटा की जो फॉर्च्यूनर है वो इंडिया में आती है, एक्चुअली वो 20 लाख की ही होती है, बट इंडिया में आने के बाद उसको आप अगर देखें तो 40 लाख प्लस हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर इतना इम्पोर्ट ड्यूटी लगता है। और इसके बेसिकली कारण भी है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट अगर उनके ऊपर टैरिफ लगाती है, बेसिकली टैरिफ नहीं, इम्पोर्ट ड्यूटी लगाती है, तो उससे जो अपने लोकल मैन्युफैक्चरर होते हैं, जैसे कि उसका बेनिफिट किसको मिल रहा था, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा, तो वो क्या करता है, जो इंडिया की कंपनीज है उनके लिए कंपटीशन रोक के रखता है। वरना सब लोग बाहर की कार्स ज़्यादा प्रेफर करेंगे और इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको घाटा होगा। तो सेम काम इंडियन गवर्नमेंट आज तक यूरोप के प्रोडक्ट के लिए करती आई थी, लेकिन ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद अब इंडिया उन पे ये ड्यूटी काफ़ी कम कर देगा या तो हटा ही देगा। लेकिन ये तो फ़ायदे की बात हो गई यूरोप के लिए, लेकिन इंडिया को क्या इससे फ़ायदा हुआ है? तो सेम चीज़, इस डील में किसी को कुछ फ़ायदा होगा और किसी को कुछ नुकसान होगा। ये नहीं कि एक ही पार्टी के सारे फ़ायदे होंगे। तो अगर इंडिया की बात करें तो यूरोपियन यूनियन ने इंडिया के जो मैरीन प्रोडक्ट थे, राइट, यानी कि जो सी फूड के एक्सपोर्ट्स थे, इन सब के ऊपर जो टैरिफ लगती थी उसको 0% कर दिया है। तो उससे क्या में होगा, जो हमारे सी फूड एक्सपोर्ट्स होते थे उनको काफ़ी बूस्ट मिलेगा। तो जो लोग, जो अपने फिशरमैन थे, बाकी सारे लोग थे जो कि इस सी फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड काम करते थे, जैसे श्रिम्स हो गया और बाकी भी जो अपने सी फूड जो एक्सपोर्ट करते थे हम, उन लोग को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि अब वो डायरेक्टली जब एक्सपोर्ट करेंगे यूरोप को तो उनके ऊपर कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा। और जो हमारी इंडस्ट्रीज़ या लोग हैं, स्पेशली विशाखापट्टनम, कोची, वेरावल के, उन लोग को इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरा सेक्टर है केमिकल्स का। तो जो केमिकल के रॉ मटेरियल होते हैं और कोई भी रॉ केमिकल्स जो हम प्रोड्यूस करते थे, वो भी जो अब तक प्रोड्यूस होते थे वो डायरेक्टली हमारे 0% टैरिफ के अंदर आ जाएंगे। यानी कि जब वो यूरोप में एक्सपोर्ट करेंगे तो उनके ऊपर कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा अब। और देखेंगे आप तो कौन सा एरिया या क्लस्टर है, तो ये भरूच और वडोदरा वाला जो पूरा क्लस्टर है अपना, वहाँ के लोगों को इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तीसरा सेक्टर है टेक्सटाइल और अपैरल का। उसके ऊपर भी 0% टैरिफ है। बेसिकली टैरिफ 0% टैरिफ हो गया है। वरना जो अब क्या होता था, यूरोप के अंदर जो प्रोडक्ट्स आते थे, स्पेशली फ्रॉम बांग्लादेश, वियतनाम, यहाँ जो बाकी कंट्री से प्रोडक्ट आते थे, उसके साथ इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर थे उनको कम्पीट करना पड़ता था, स्पेशली टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर के लोगों को। तो अब क्या होगा, जो ये 263.5 बिलियन डॉलर का ईयू मार्केट है टेक्सटाइल और अपैरल का, उसका फ़ायदा अब इंडियन
में जो इस सेक्टर से बिलोंग करते हैं उनको होगा, क्योंकि शायद अब तक 12 या 14% उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी यूरोपियन यूनियन लगाता था। अब वो हट के 0% हो गया है। तो जो भी अब टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करेंगे, तो अब इंडिया के टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स को उस चीज़ का फ़ायदा होगा। चौथा सेक्टर है फार्मास्यूटिकल्स, यानी कि जो जेनेरिक मेडिसिन हम बना के यूरोप में भेजते थे, अब वो भी काफ़ी कम उनको काफ़ी जल्दी उनको एक्सेस मिल पाएगा यूरोपियन मार्केट का। इस पे कोई टैरिफ कम हुई है, इसका कुछ एज सच इन्फॉर्मेशन या रिपोर्ट नहीं आई है, बट ये है कि इनको जो भी एक्सेस मिलता था अब वो फास्ट ट्रैक कर दिया जाएगा। यानी कि जो मेडिकल मेडिसिन्स होती हैं उनको अप्रूवल लेने में, बाकी सारी चीज़ें करने में सालों लग जाते थे, अब वो फास्ट ट्रैक तरीके से होगा, ताकि जो इंडिया की जेनेरिक मेडिसिन्स हैं वो भी यूरोपियन मार्केट में काफ़ी ईजिली एंटर कर पाएंगी। पांचवा सेक्टर जो है वो है लेदर एंड फुटवेयर का। उसके ऊपर भी अब 0% टैरिफ हो गया है। लेदर एंड फुटवेयर का यूरोप में $100 बिलियन का मार्केट है पूरा, और इसमें जो फ़ायदा मिलेगा वो कानपुर और वेल्लोर में जो अपने लेदर और फुटवेयर रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं उनको काफ़ी इस चीज़ का फ़ायदा होगा। अगला सेक्टर है वो है जेम्स एंड ज्वेलरीज़ का। तो ये जो टैरिफ था इसके ऊपर भी यूरोपियन यूनियन ने अब उसे 0% का कर दिया है। इससे क्या होगा कि जो अपनी ज्वेलरी के एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। स्पेशली मुंबई और जयपुर वाले एरिया में अपने जेम्स एंड ज्वेलरीज़ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये जो अपने 6 सेक्टर्स हैं, ये शॉर्ट टर्म में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी इन पे इम्पैक्ट आ सकता है, और लॉन्ग टर्म में तो आएगा ही। बट क्योंकि ये फेज़ बाय फेज़ एग्जीक्यूट होगा, ऐसा नहीं है कि अचानक से एक दिन में ही पूरी ड्यूटी ड्रॉप कर दी जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हो सकता है कि पहले जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी वो पहले कुछ सालों में 10% ड्रॉप हो, फिर अगले सालों में 20% ड्रॉप हो, फिर 30% ड्रॉप हो। इस तरह जो हमारी ड्यूटीज़ हैं वो धीरे धीरे ड्रॉप करेंगी फेज़ वाइज में, ताकि कोई एक मेजर इम्पैक्ट अचानक से किसी भी इंडस्ट्री को ना लगे। तो ये था एज ए रोल आउट प्लान इनका डिसाइडेड। अब वो देखते हैं कैसे कैसे रोल आउट होता है, बट डेफिनेटली ओवर द पीरियड ऑफ 5-6 ईयर्स 7 ईयर्स, ये जो उनका टाइमलाइन है, इस टाइमलाइन में 7 साल के टाइमलाइन में वो इसको अचीव करने का ट्राई करेंगे। तो इससे ओवरऑल होगा क्या, इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको बहुत बूस्ट मिलेगा। जैसे ही आपको पता होगा कि यूएस मार्केट में काफ़ी इंडिया के एक्सपोर्ट्स रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं बिकॉज ऑफ टैरिफ एंड ऑल दोज थिंग्स, जिसकी वजह से अब इंडिया के पास एक अल्टरनेट मार्केट आ जाएगा जहाँ पे वो एक्सपोर्ट कर पाएंगे। उससे और क्या चीज़ें होंगी कि अब ग्लोबल ब्रांड इंडियन मार्केट में आएंगे, तो लोगों के पास एक तो ऑप्शंस ज़्यादा होगा, और साथ ही साथ जो इंडियन ब्रांड्स हैं अब उनके पास कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी। यानी कि अगर उनको मार्केट में सर्वाइव करना है तो इनोवेशंस और करनी होंगी, और ज़्यादा ब्रेक थ्रू आइडियाज़ लाने पड़ेंगे, और बेसिकली ऐसी चीज़ें लानी पड़ेगी जिससे कंज्यूमर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो बेसिकली जब ग्लोबल कंपटीशन बढ़ता है तो ब्रांड्स को और अच्छे से अपने कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए क्वालिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। और क्या होगा, तीसरे नंबर पे है जॉब क्रिएशन। जैसे फुटवेयर हो गया, टेक्सटाइल हो गया, ज्वेलरीज हो गई, मैरीन प्रोडक्ट हो गया, ये सारे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको स्किल्ड लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है, और इससे जॉब क्रिएशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। जब हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ जो उनके पास पैसा आएगा, और सिमिलरली हमारी वर्कफोर्स और उनका फैक्ट्री वाइज एक्सपेंशन भी काफ़ी ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से जो अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अब काफ़ी इंडिया में बढ़ सकती हैं। चौथा पॉइंट है यूएस की डिपेंडेंसी, कि इंडिया का एक मेजर एक्सपोर्ट मार्केट था यूएस, लेकिन टैरिफ की वजह से आप लोगों ने देखा कि पिछले 1 साल से इंडिया का यूएस में एक्सपोर्ट काफ़ी ड्रॉप हुआ है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें ग्लोबल बाकी मार्केट से इंटरेक्ट करना था। तो हम अब एफटीए साइन कर रहे हैं अलग अलग कंट्रीज़ के साथ। तो हमारी जो डिपेंडेंसी थी, जो कि हम एक सरप्लस था जिसमें हम ट्रेड सरप्लस हमें यूएस के थ्रू मिलता था, अब क्योंकि टैरिफ की वजह से वो रिड्यूस हो गया है, तो हमारे ऑल्टरनेट मार्केट हमने एक्सप्लोर करने ट्राई करे हैं। तो इससे एक हमारे पास ऑल्टरनेट रहेगा यूएस का। और अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टॉक मार्केट, तो जो अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैं, बेसिकली ये जो आप देख पा रहे हैं,
इससे क्या होगा कि अगर आपकी फैक्ट्री सेटअप हो जाती हैं, आपका जो ट्रेड है वो विदाउट रिस्ट्रिक्शन या गवर्नमेंट चेंजेस उस पर कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो वो सारी चीज़ें स्टेबल रहती हैं। और जब चीज़ें स्टेबल रहती हैं स्पेशली मार्केट्स में, तो आपका स्टॉक मार्केट ग्रोथ करता है। तो जितनी ही पॉलिसीज़ आपकी यूनिफॉर्म होंगी, आपके पास लॉन्ग टर्म विजन होगा, जितने भी अपने सेक्टर्स हैं वो अपने एक्सपोर्ट्स प्लान कर सकते हैं, फैक्ट्रीज लगा सकते हैं। तो जब ऐसी चीज़ें यूनिफॉर्म रहती हैं और आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, तो स्टॉक मार्केट डेफिनेटली उसी के बेसिस पे रिस्पॉन्स करता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट को एक ही चीज़ है जो नहीं पसंद है, वो है अनसर्टेनिटी। फॉर एग्जांपल हम यूएस मार्केट में देख चुके हैं। अभी मार्केट पिछले 1 साल से काइंड ऑफ मेजर रीज़न है जो इसकी वजह से नहीं बढ़ रहा है, वो है अनसर्टेनिटी। हमें ये नहीं पता रहता कि कल आज रात को कौन सी न्यूज़ यूएस से आएगी जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे स्टॉक मार्केट पे पड़ सकता है। इसलिए जब चीज़ें स्टेबल होती हैं, पॉलिसी वाइज सब कुछ फॉलो होता है, लॉन्ग टर्म का ट्रैक होता है हमारे पास, तो एक स्टेबल ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करें स्टॉक्स की, तो कुछ स्टॉक्स हैं इन इंडस्ट्रीज से जिन पर डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो वो हैं एपेक्स फ्रोजन फूड, एसआरएफ, वेल्सपन लिविंग, सन फार्मा, रिलैक्सो फुटवेयर, वैभव ग्लोबल्स। तो ये सारे ऐसे ब्रांड्स हैं या आप कह सकते हैं स्टॉक्स हैं जिनका डेफिनेटली इन सेक्टर्स से लेना देना है, और उनको लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा ही। तो ये थी गाइस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ बेस्ड ऑन अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल। एंड जो आर्टिकल जिस पे ये मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए क्यूरेट की हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप चाहें तो उसे खुद भी पढ़ सकते हैं। बट ये था द मदर ऑफ ऑल डील से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जिसको मैंने अपने तरीके से इंटरप्रेट करके आपके सामने लाने की कोशिश की है। तो कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। आ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसे आप क्या सोचते हैं स्ट्रेट डील के बारे में। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।